नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही थी। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, इसमें आज हम मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे दोस्तों, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक्स लॉन्च की गई है, उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले बात करें, ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है आपको। फर्स्ट वाली की बात करें तो हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस में जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का पार्ट होता है, वो कंप्लीट सिलेबस के अनुसार इस गाइड को तैयार किया गया है। इस गाइड के अंदर आपको एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है। इसके आधार पर ही हमने इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें उपलब्ध करवाई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब नए टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन आपको देखने को मिलने वाला है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भी बनाया गया है। साथ ही जो क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें सभी की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का अभ्यास पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए बात करें दोस्तों, तो एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के जो 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ही इस तरह के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है एसएससी जीडी और एमटीएस का, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो किसी अन्य गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का होता हो, रेलवे का होता हो, उसके आधार के ही क्वेश्चन यानी कि इसका जो लेवल है एसएससी जीडी और एमटीएस के, उसके लेवल के क्वेश्चन भी इसमें समावेश किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए स्पेशल ये बुक तैयार की गई है सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। आप अपने जीके को लेवल को मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से इस गाइड को जरूर पढ़ें। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम। हमारा टॉपिक रहने वाला है मौर्य वंश। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं, उसके बाद एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मौर्य वंश को ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र बताया गया है। जो मौर्य वंश है उसको ब्राह्मण जो साहित्य है उसके अनुसार क्या बताया गया है, शूद्र वंश। बात की जाए विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की, उसके अनुसार इनको वृषण यानी कि निम्न वर्गीय बताया गया है, जबकि रोमिला थापर के अनुसार इनको वैश्य बताया गया है और जो सर्वमान्य मत है उसके अनुसार इनको क्षत्रिय माना गया है। यानी कि मौर्य वंश में मतभेद है कि ये कौन थे। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार इनको क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसके अनुसार इनको क्या बताया गया है, वृषण यानी कि निम्न वर्गीय बताया गया है। जबकि रोमिला थापर के अनुसार इनको क्या बताया गया है, वैश्य। और जो और बात की जाए सर्वमान्य मत की बात की जाए तो इनको क्या बताया गया है,
क्षत्रिय बताया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रोमिला थापर के अनुसार मौर्य थे, तो वैश्य, क्षत्रिय, वृषल या शूद्र पूछा ऑप्शन आ सकता है, या फिर आपको ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य थे, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको देखना है। ठीक है, अब बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों, तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व धनानंद को हरा करके की थी, यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसको चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से उसको परास्त किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसको भी हराया था। क्लियर है? आगे बात करेंगे यूनानी शासक सेल्यूकस की। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। बार बार एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस राजदूत को भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा। ठीक है, बात की जाए मेगास्थनीज की दोस्तों, तो मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। काफी क्वेश्चन बन सकते हैं इन लाइनों से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। एग्जाम में अर्थशास्त्र की रचनाकार को पूछा जा सकता है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। और प्रथम विदेशी यात्री कौन था भारत आने वाला? मेगास्थनीज था। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। क्लियर है यहाँ तक? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में जो जगह पड़ता है उसमें संथारा या संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दी। यानी कि उन्होंने उपवास रख लिया था एक प्रकार से, और धीरे धीरे उनके प्राण चले गए थे। तो यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जाना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को परास्त कर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था, प्रधानमंत्री था, कौन था? कौटिल्य या चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को भेजा था? मेगास्थनीज को। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। और बात की जाए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। ठीक है, आगे देखेंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
बिंदुसार के बारे में। तो यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोच्चेदस यानी कि अमित्रघात कहा था। तो एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन आया है कि अमित्रघात के नाम से जाने जाने वाला मौर्य वंश का शासक कौन था। ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा राइट आंसर, बिंदुसार। ठीक है, इसके शासन काल में तक्षशिला जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया है, 2 विद्रोह हुए थे और जिन्हें दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा था, और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स को तथा मिस्र के जो शासक था टोलमी, उन्होंने डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत आए थे। वो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स को भेजा था, जबकि जो मिस्र था उसका शासक कौन था, टोलमी। टोलमी ने किसको भेजा था, डायनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, आगे बात करें अशोक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक, क्योंकि यहाँ से हर बार एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। भारत में शिलालेखों व स्तंभ लेखों का जन्मदाता किसे माना जाता है, अशोक को माना जाता है। बात की जाए दोस्तों 261 ईसा पूर्व की, तो 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, किसने, अशोक ने। और इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व पटना में आयोजित की गई थी। तो ये मुख्य बातें थी अशोक की। तो भारत में शिलालेख व स्तंभ लेखों का जन्मदाता किसे माना जाता है, अशोक को माना जाता है। बात की जाए कलिंग युद्ध की, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के जो सारनाथ स्तंभ लेख है, वहां से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो लिया गया है। और अशोक के शासन काल में जो तीसरी बौद्ध संगति थी, कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में पटना में आयोजित की गई थी। अशोक के राज्याभिषेक की बात की जाए दोस्तों, तो 269 ईसा पूर्व, यानी कि 4 वर्षों तक ये अपने भाइयों से युद्ध करता रहा। ऐसा बताया गया कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन, संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था, और पुत्री जो थी संघमित्रा, उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका या सिलोन भेजा था। कलिंग युद्ध की बात की जाए दोस्तों, 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, कलिंग की राजधानी क्या थी मौर्य वंश के समय, तोसली। ठीक है, और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो कलिंग का जो राजा था वो कौन था, नंदराज था। तो इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। और इस युद्ध के बाद में अशोक इतना दुखी हो गया था, ये नरसंहार देखने के बाद में उन्होंने क्या कर लिया था, इस रक्तपात की दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और युद्ध नीति या युद्ध घोष के स्थान पर उसने धम्म नीति या धम्म घोष को अपना लिया था। तो इस प्रकार से 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और ये युद्ध नीति और युद्ध घोष को छोड़ करके उसकी जगह धम्म नीति और धम्म घोष को अपना लिया था। ठीक है, आगे बात करें तो अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करें दोस्तों, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने का सफलता प्राप्त की थी। यानी कि अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। कब पढ़ा था, 1837 ईस्वी में इनके द्वारा पढ़ा गया था। कल्हण की राजतरणी के अनुसार अशोक प्रारंभ में शिव का भक्त था, और इसने श्रीनगर शहर भी बसाया था, और वहां शिव मंदिर भी बनवाया था। किसके अनुसार, कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार अशोक प्रारंभ में क्या था, शिव जी का भक्त था, और इनके द्वारा श्रीनगर शहर बसाया गया था, और वहां पर शिव जी का मंदिर भी बनवाया गया था।
नेपाल में ललित पाटन शहर भी अशोक द्वारा ही बसाया गया था। और भाब्रू अभिलेख के अनुसार अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। तो अशोक के बौद्ध होने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भाब्रू अभिलेख से। ठीक है, अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए थे, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। अब इनके बात की जाए दोस्तों इनके अभिलेखों की, तो अशोक के लेख क्या थे? एक शिलालेख, जो शिलालेख थे उसमें भी दो प्रकार के थे, वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। बात की जाए स्तंभ लेख की, तो वृत्त स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेखों की। अब बात करेंगे हम अशोक के वृत्त शिलालेखों की। तो वृत्त शिलालेख की बात की जाए दोस्तों तो इनकी संख्या कितनी है? 14 संख्या है, जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के वृत्त शिलालेखों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितनी है? 14 है। और कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये कहाँ पढ़ते हैं? दोनों पेशावर पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो दो तो ये हो गए। तीसरा है कालसी, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। चौथा है जूनागढ़, जो कि गुजरात में पड़ता है। पांचवा है सोपारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। छठा होगा धौली और जोगढ़, ये ओडिशा में पड़ते हैं। और आठवां कौन सा होगा? एरगुल्डी, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से अशोक के वृत्त शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, जो कि 8 स्थानों से मिले हैं। कहाँ से? पेशावर पाकिस्तान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। अब बात करें दोस्तों अशोक के 13वें शिला अभिलेख जो है उसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो काफी बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कलिंग आक्रमण की जानकारी अशोक के किस अभिलेख में मिलती है? तो किस अभिलेख में मिलती है? 13वें अभिलेख के अंतर्गत। अब बात करें दोस्तों इनके लघु शिलालेखों की, तो इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मिलती है अशोक की, वो अशोक के लघु शिलालेखों में मिलती है। ठीक है, अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा व उद्गोलन अभिलेख में मिलता है। जो अशोक नाम है वो इनका जो व्यक्तिगत जो नाम है इनका अशोक, वो मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम जो अभिलेख है वहां से इनकी नाम की जानकारी मिलती है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देव नाम प्रिय, यानी कि देवों का प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में ही मिलता है। जो अशोक का जो मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम अभिलेख है वहां से इनके नाम की जानकारी क्या मिलती है? अशोक मिलता है इनका नाम। बाकी जो अन्य जो अभिलेख मिले हैं वहां पर इनका नाम क्या मिला है? देव नाम प्रिय, यानी कि देवों का प्यारा। ठीक है, आगे बात करें वृत्त स्तंभ लेखों की, तो अभिलेखों की संख्या कितनी है? 7 है, और ये 6 स्थानों से मिले हैं। तो वृत्त स्तंभ लेख कितने मिले हैं? 6 स्थानों से मिले हैं, और टोटल कितने मिले हैं? 7। उनको देखते हैं। पहले की बात करें दोस्तों तो प्रयागराज प्रशस्ति जो मूलतः कौशाम्बी में स्थित थी, परंतु अकबर ने प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद है वहां में स्थापित करवा दिया था। प्रारंभ में जो ये था प्रयाग प्रशस्ति, ये कहां पर स्थित था? कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर द्वारा इसको चेंज कर करके कहां करवा दिया था? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया था। दूसरे की बात की जाए तो टोपरा जो कि दिल्ली में है, और ये मूलतः टोपरा में स्थित था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। तीसरे नंबर की बात की जाए दोस्तों मेरठ दिल्ली अभिलेख, तो मूलतः पहले मेरठ में था, परंतु फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। और चौथे नंबर की बात की जाए तो लोरिया अर्राज जो कि बिहार में, 5वें नंबर का लोरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार में, और 6ठे नंबर का रामपुरा जो कि बिहार में। 6 स्थानों से इसके 7 अभिलेख मिले हैं जो कि वृत्त स्तंभ लेख पाए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करें इनके लघु स्तंभ लेखों की, तो इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती है। तो अशोक की राजनीतिक घोषणाएं कहाँ मिलती है? लघु स्तंभ लेखों से। फर्स्ट की बात करें दोस्तों रुम्मनदेही अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक नीति जो कि राजस्व नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से आर्थिक नीति या राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। ठीक है, सारनाथ का अभिलेख हुआ और सांची का अभिलेख हुआ। बात की जाए दोस्तों गुहा लेखों की, तो अशोक ने कर्ण, चौपड़ एवं सुदामा जो कि आजीवक साधुओं हेतु
विश्व झोपड़ी गुफाओं की निर्माण करवाया था। यानी कि जो अशोक ने कर्ण चोपड़वे एवं सुदामा जो थे आजीवक साधु, उनके द्वारा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था, वो गुहा लेख के अनुसार ही करवाया गया था। अशोक के अभिलेखों की लिपियां जो थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक या यूनानी लिपि थी। जो भी अशोक के अभिलेख या स्तंभलेख मिले हैं उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक या फिर ग्रीक यूनानी लिपि मानी जाती है। और अशोक के बाद में कुणाल गद्दी पर बैठा था और वृद्धरथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मौर्य वंश के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा, यानी कि थ्योरी का मैटर देखा है, और अब बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो पहला सवाल है, प्राचीन काल में रिक्त स्थान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। यानी कि नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र था प्राचीन काल में वो मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सी वो नदी थी? ऑप्शन है, ए है गंगा नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है यमुना नदी और डी है नर्मदा नदी। तो किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र था वो किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ए है चोल, बी है कुषाण, सी है मौर्य और डी है गुप्त। तो क्या राइट आंसर होगा? मौर्य, ऑप्शन सी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश से जो वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में आते जो देश आते हैं वो आते थे। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल पर आते हैं, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ए है कलिंग, बी है कौशाम्बी, सी है कामरूप और डी है खानदेश। तो जो तटीय उड़ीसा है वो उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्रम है, इसमें क्रम में आपका राइट आंसर कौन सा को देखते हैं। ए ऑप्शन में है अशोक, वृद्धरथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, बी है वृद्धरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और वृद्धरथ, और डी ऑप्शन में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व। इनके बाद में इसकी गद्दी पे कौन आया था? बिंदुसार आया था। और बिंदुसार के बाद इनका पुत्र कौन था? अशोक। और जो अंतिम शासक कौन था? ये वृद्धरथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। यहां पर पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, तो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है आपके, ए है चंद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है बिंबिसार और डी है अशोक। तो कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो चंद्रगुप्त था, बिल्कुल चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार भी थे। बिंबिसार की बात करें दोस्तों, अशोक भी थे। बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यंक वंश के थे, हर्यंक वंश से थे ये बिंबिसार। एग्जाम में अच्छे से देखना क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं आपको देखने में, लेकिन बिंदुसार जो मौर्य वंश से थे लेकिन बिंबिसार जो थे वो हर्यंक वंश से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी। यहां पर पूछा गया है आपसे मौर्य वंश से संबंधित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? बिंबिसार आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखेंगे, सम्राट अशोक रिक्त स्थान के पुत्र थे। बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अजातशत्रु। तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे?
बिंदुसार के, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? ए है सांची स्तूप, बी है भरहूत स्तूप, सी है अमरावती स्तूप और डी है नालंदा स्तूप। तो ईंटों से जो अशोक ने निर्माण करवाया था वो किसका करवाया था? सांची स्तूप का। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? ए है प्राकृतक व ब्राह्मी, बी है संस्कृत व ब्राह्मी, डी है पाली व ब्राह्मी और डी ऑप्शन में आएगा आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृतक व ब्राह्मी में। ठीक है, अरेमाई कोई और लिपि थी, एक खरोष्टी भी थी। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑप्शन है आपका प्राकृत व ब्राह्मी, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे बात करें तो निम्न के बाद सम्राट अशोक ने संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो किस युद्ध के बाद में अशोक ने संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ए है बक्सर का युद्ध, बी है कलिंग के युद्ध, सी है हल्दी घाटी के युद्ध और डी है तराइन के युद्ध। तो किस युद्ध के बाद में? कलिंग के युद्ध के। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। और ये युद्ध इतना भयंकर लड़ा गया था, इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इस नरसंहार से इतना दुखी हो गए अशोक कि इस युद्ध के बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और युद्ध कभी भविष्य में युद्ध नहीं करने की उन्होंने प्रण ले लिया था और बौद्ध धर्म इनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा और कलिंग तटीय रिक्त स्थान का प्राचीन नाम था। ए है मद्रास जो अब चेन्नई है, बी है बंगाल जो अब पश्चिम बंगाल है, सी है उड़ीसा जो अब उड़ीसा है और डी है आपका बॉम्बे जो है कि आपके मुंबई है। तो कलिंग जीतने के बाद में जो युद्ध लड़ा गया था वो राइट आंसर क्या होगा? कलिंग तटीय रिक्त स्थान का प्राचीन नाम क्या था? उड़िया, जो अब क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा है, उसके बाद जो आपके एसएससी जीडी लेवल के जो क्वेश्चन है वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। बात की जाए दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया गया है। ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर हम एसएससी जीडी व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।